गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। एक बार सारे बच्चे बताइए, वॉइस वीडियो क्लियर है क्या? अभी गुड मॉर्निंग, संतोष गुड मॉर्निंग। सारे बच्चे एक बार बताओ, वॉइस वीडियो क्लियर है क्या? आदित्य गुड मॉर्निंग, अप्पू गुड मॉर्निंग, गर्व गुड मॉर्निंग, क्रेजी गुड मॉर्निंग, नैना गुड मॉर्निंग, शिवम गुड मॉर्निंग, शारदा गुड मॉर्निंग। वेरी गुड, वेरी गुड। आ जाओ। हम लोग आज इकट्ठे हुए हैं। प्रिंस गुड मॉर्निंग, एकदम बढ़िया हूं प्रिंस। आज हम लोग इकट्ठे हुए हैं जून 25 एग्जाम्स के लिए एक फाइनेंशियल अकाउंटिंग सब्जेक्ट का गुरु ज्ञान फॉर सीएमए इंटर। सीएमए इंटर का एग्जाम जून 25 एग्जाम्स 10th जून से चालू हो जाएगा और उसमें हमारा जो ग्रुप 1 में एक वाइटल पेपर है फाइनेंशियल अकाउंटिंग, उसको आप कैसे डील करें वो आज मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा इस शॉर्ट सेशन में। इसके बाद जो भी हमारे रजिस्टर्ड स्टूडेंट्स हैं उनका मॉक टेस्ट है, वो मॉक टेस्ट जरूर अपीयर करें। मॉक टेस्ट अपीयर करने से ही आपको समझ में आएगा फॉर दी नेक्स्ट 1 मंथ आपको किस दिशा में फाइनेंशियल अकाउंटिंग के सब्जेक्ट में मूव करना है। मॉक टेस्ट कभी भी इसलिए नहीं होते कि एक बच्चे को डराया जाए या एक बच्चे को एक्सेस कॉन्फिडेंस दिलाया जाए कि वो बहुत अच्छा कर सकता है या वो बहुत अच्छा कर लेगा, उसके मार्क्स अच्छे आए या खराब आए उसके बेसिस पर उसे जज करना। मॉक टेस्ट सिर्फ इसलिए होते हैं ताकि बच्चा जो प्रिपरेशन कर रहा है उसे ये समझ में आए कि उसकी प्रिपरेशन की डायरेक्शन सही है या नहीं। तो प्रिपरेशन की डायरेक्शन सही अगर आपको करनी है तो आपको मॉक टेस्ट देना ही पड़ेगा। तो आज क्योंकि मॉक टेस्ट शेड्यूल्ड है इसीलिए मैं आज आपके साथ बिफोर मॉक टेस्ट ये सेशन लेके आया हूं सो दैट आप मॉक टेस्ट में भी इस तरीके से अपने पेपर को अटेम्प्ट करें और अच्छी तरीके से अपना एग्जाम दे और रेडी हो एग्जाम के लिए। फ्यूचर राइडर आप अगर हमारे रजिस्टर्ड स्टूडेंट हो तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप में मॉक टेस्ट मिल जाएगा। अगर आप रजिस्टर्ड स्टूडेंट नहीं हो तो आप हमारी टीम से कम्युनिकेट कर लेना। कल, आज तो संडे है, कल कम्युनिकेट कर लेना, आपको वो पेपर दे देंगे, आप वो पेपर कर सकते हो। बिल्कुल दे सकते हो फ्यूचर राइडर, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप भी मॉक टेस्ट दे सकते हो। अगर आप हमारे रजिस्टर्ड स्टूडेंट हो, चाहे कोई भी टर्म के आप मॉक टेस्ट देना चाहे आप आराम से दे सकते हो। आप हमारे स्टूडेंट नहीं भी हो तो भी आप मॉक टेस्ट दे सकते हो। बस वो जो चेकिंग का फैसिलिटी होता है कि आपको चेक करके पेपर वगैरह सारा दिया जाए, वो डिफिकल्ट हो जाता है सबके लिए करना, इसीलिए वो सिर्फ रजिस्टर्ड स्टूडेंट के लिए। अदरवाइज आपको पेपर और सजेस्टेड आंसर्स दोनों दिए जाएंगे, आप पेपर करने के बाद सजेस्टेड आंसर चेक कर सकते हो। डन है बात? आ जाइए, सबसे पहले एक एक करके हम लोग चर्चा करते हैं। आप मेरी बात अच्छे से सुनते जाओ, कोई डाउट्स वगैरह मत पूछना क्योंकि आज सिर्फ सुनने के लिए आप आए हो सो दैट आप एग्जाम के लिए रेडी हो सको। आज कोई अपने सब्जेक्ट के कोई टॉपिक रिलेटेड बात, कोई ये चैप्टर कैसे होगा, वो चैप्टर, वो सब करने नहीं आए हैं। आज हम बड़ा बात करने आए हैं कि हमें ऑन ऑन ऑल सब कुछ मिला के फाइनेंशियल अकाउंटिंग के लिए किस तरीके से प्रिपेयर करना है। सबसे पहले मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहूंगा, हम लोग ये जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग का सब्जेक्ट इस सब्जेक्ट को जो अप्रोच कर रहे हैं एग्जाम के लिए, इसका तरीका क्या होना चाहिए पढ़ने का इन दी लास्ट 1 मंथ। फाइनेंशियल अकाउंटिंग सब्जेक्ट का रिवीजन स्ट्रेटजी एक बच्चे का क्या होना चाहिए। वैसे मैंने थोड़े दिन पहले एक वीडियो अपलोड किया था रिवीजन स्ट्रेटजी का। मैं ये आपको शॉर्ट में अच्छी तरीके से बताता हूं आपको इस सब्जेक्ट को रिवाइज करते समय क्या क्या चीजों का ध्यान रखना चाहिए। पहला पहला एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, ये सब्जेक्ट आपका प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है एंड आपको एग्जाम में बहुत सारे प्रैक्टिकल क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। आप जब भी पढ़ाई करते हो फाइनेंशियल अकाउंटिंग सब्जेक्ट की, आप प्लीज रिटन प्रैक्टिस किया करो।
प्लीज रिटर्न प्रैक्टिस किया करो। आप एक चैप्टर उठाए ब्रांच, आप ब्रांच चैप्टर को रिवाइज कर रहे हो, रिवाइज करने के बाद अगर आप कॉपी बंद करके ब्रांच चैप्टर हो गया ये समझते हो तो आप गलत तरीके से रिवीजन कर रहे हो। आप ब्रांच चैप्टर को रिवाइज कर रहे हो तो आपको 100% ब्रांच चैप्टर के क्वेश्चंस को रिटर्न प्रैक्टिस करना होगा। हाँ, सारे क्वेश्चन नहीं करना है। आपको क्या करना है, डिपेंडेंट ब्रांच में स्टॉक एंड डेटर मेथड एक, डेटर मेथड एक, रिटेल वाला मेथड एक, एक क्वेश्चन आपने फॉरेन ब्रांच का कर लिया, एक आपने इंडिपेंडेंट ब्रांच का जर्नल एंट्री कर लिया। इतने भी अगर आप कर लेते हो तो आपका चैप्टर का पूरा एक राउंड अबाउट हो जाता है और चैप्टर में किस तरीके से हम क्वेश्चंस पे मूव करते हैं वो आप अच्छी तरीके से सीख जाते हो। रिटन प्रैक्टिस इज वेरी इंपॉर्टेंट ऑफ सम्स, सो दैट आप एग्जाम में जब क्वेश्चन करो तो आप बीच में ना अटको, आपका क्वेश्चन पूरा कंप्लीट हो, पूरा कंप्लीट हो। नंबर बी, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स आपको जरूर रिवाइज करना चाहिए और ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स का दायरा ना बहुत सीमित है सीएमए इंटर लेवल पे। इंस्टीट्यूट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से या तो आपको थ्योरी क्वेश्चन पूछेगा या आपको प्रैक्टिकल क्वेश्चन पूछेगा। जो भी पूछेगा, जो हमने क्लास में डिस्कशन किया है, नोट्स लिखे हैं और क्वेश्चन किए हैं उसी के अंदर से आएगा। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड वाले टॉपिक्स को रिवीजन करने का तरीका क्या होना चाहिए, से फॉर एग्जांपल आज मैंने डिसाइड किया मैं एक एएस रिवाइज करूंगा, मैं एएस 12 रिवाइज करूंगा। पहले मैं एएस 12 के सर के नोट्स खोलूंगा, नोट्स को आराम से रिवाइज करूंगा, सर ने एएस 12 में हमें क्या सिखाया था। नोट्स रिवीजन करने के बाद जो क्वेश्चन हमने कराए थे वो क्वेश्चन मैं एक बार हाथ से बनाऊंगा, सो दैट आई कैन अंडरस्टैंड कि मैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की प्रोविजन अप्लाई कर पा रहा हूं कि नहीं। क्योंकि लिमिटेड क्वेश्चन है, आप चैप्टर में जाओगे एक एक चैप्टर में 30 40 35 क्वेश्चंस है, बट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन 4 क्वेश्चन 5 क्वेश्चंस है, तो आप सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस आराम से कर सकते हो। और अगर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आपने सॉलिड कर लिया ना, ये आपको एग्जाम में 2 फायदा देगा। नंबर 1 फायदा देगा कि आप टाइम मैनेजमेंट बहुत अच्छे से कर पाओगे जब आप अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करोगे। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते समय ज्यादा समय नहीं लगता। अगर आप एक सिंगल एंट्री का क्वेश्चन बना रहे हो या से फॉर एग्जांपल कोई डेप्रिसिएशन वगैरह का 7 मार्क का क्वेश्चन बना रहे हो, उसमें जितनी वर्किंग जितना अकाउंट बनाने में समय लगता है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का कोई भी क्वेश्चन उससे आधे टाइम में हो जाएगा। नंबर 2, इसके कारण आप पेपर अटेम्प्ट बहुत अच्छा कर पाओगे। नॉर्मली मैंने देखा है बहुत बच्चे 80 मार्क्स तक का पेपर अटेम्प्ट कर पाते हैं 3 घंटे में, वो 90 95 100 मार्क्स तक नहीं पहुंच पाते हैं। जो बच्चा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को पकड़ के चलेगा वो बच्चा 100 मार्क का क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाएगा, 100 मार्क का क्वेश्चन पेपर अटेम्प्ट कर पाएगा। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के ना मैंने रिवीजन वीडियो अपलोड कर रखे हैं, एक पूरा कंप्रीहेंसिव रिवीजन वीडियो है जिसमें सीएमए इंटर के सारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड मैंने रिवाइज करवाए हैं। अगर आप वो कंप्रीहेंसिव रिवीजन वीडियो देख लेते हो तो आपके सारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स का रिवीजन हो जाएगा, फिर आपको सिर्फ क्वेश्चन देखना है, आपको अलग से कुछ करने का जरूरत नहीं है। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स पर अच्छे से फोकस करें अगर आप फाइनेंशियल अकाउंटिंग के सब्जेक्ट में हाई मार्क्स स्कोर करना चाहते हैं। नंबर सी, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस की प्रैक्टिस। अभी तो मैं आपको हर बच्चों को बोलूंगा, सीएमए इंटर सीएमए फाइनल हर लेवल के बच्चों को जो सीएमए का एग्जाम्स दे रहे हैं इंटर एंड फाइनल का, मैं उनको एक चीज बोलूंगा, लास्ट वन मंथ में आप एमसीक्यू प्रैक्टिस को बहुत अच्छी तरीके से टाइम दें। मतलब मैं आपको ऐसा बोल सकता हूं, आप दिन का 1 से 2 घंटा 1 to 2 आवर्स 1 से 2 घंटा ये सिर्फ डेडिकेट करें एमसीक्यू प्रैक्टिस को। और ये 1 से 2 घंटा कौन सा होगा पता है, जब वो टाइम आ जाएगा जब तुमको पढ़ने का एकदम मन नहीं कर रहा है, तुम सुबह उठते ही तुम एकदम चार्ज अप रहते हो क्योंकि तुम रात को आराम से नींद लेके उठे हो। जब तुम चार्ज अप हो तो तुम टफ चीजें को रिवाइज करो, तुम टेक्निकल चीजों को रिवाइज करो, तुम्हारे दिमाग में सारी चीजें जाएंगी। अब फिर एक टाइम आता है डे का जब 2 घंटे का एक स्लॉट, 2 घंटे का एक स्लॉट, 2 घंटे का एक स्लॉट, दोपहर तक पहुंच गए, खाना खा लिए। अब इस समय एक होता है कि 1 घंटा 2 घंटा पढ़ने का कुछ मन नहीं करता, ऐसा करता है थोड़ा सा सुस्ताना नहीं है। दोपहर में सोने की रूटीन स्टूडेंट्स के लिए सही नहीं है। आप रात को एक टर्न में 7 घंटे सोए, दोपहर में आपको नहीं सोना चाहिए। वो जो अपने बोलते हैं ना नैप, कुछ बच्चे होते हैं जो नैप 10 मिनट में कंप्लीट कर पाते हैं, मैक्सिमम बच्चे नैप लेते हैं और वो नैप हो जाता है 1 से 2 घंटे का। आप प्लीज दोपहर में सोने की आदत ना डालें। आपको क्या करना चाहिए उस 1 से 2 घंटे में, जब आपको पढ़ने का मन नहीं कर रहा है, आप सब्जेक्ट्स के एमसीक्यूज उठाओ और हर सब्जेक्ट के 10-15 एमसीक्यू सॉल्व करो।
सर कहां से मिलेंगे ये 10-15 एमसीक्यू? अरे हर पेपर में अगर इंटर की बात करूं तो 15 एमसीक्यू होते हैं। तो आपको क्या करना है, से फॉर एग्जाम्पल करंट टर्म का एमटीपी आया है, आज मैं फाइनेंशियल अकाउंटिंग का एमटीपी का 15 क्वेश्चन सॉल्व करूंगा, कॉस्ट अकाउंटिंग का एमटीपी का 15 क्वेश्चन सॉल्व करूंगा एमसीक्यू। कल मैं टैक्स और लॉ का कर लूंगा। इसके बाद नेक्स्ट वापस मैं एक दिन बैठूंगा और लास्ट टर्म का पेपर का एमसीक्यू सॉल्व कर लूंगा। फिर मैं एक दिन और बैठूंगा, लास्ट टर्म का पेपर का एमसीक्यू सॉल्व कर लूंगा। ऐसे करके अगर आप इंस्टीट्यूट के एमसीक्यूज, इंस्टीट्यूट के एग्जाम क्वेश्चंस, एमटीपीस के एमसीक्यू बना लेते हैं, हर पेपर में 15 क्वेश्चन होते हैं और मेरे को हर दिन दो दो पेपर, दो कोई भी सब्जेक्ट के एमसीक्यूज प्रैक्टिस करने हैं। मैं आपको चैलेंज देता हूं 10 से 15 दिन के अंदर आप एमसीक्यू में ऐसे रेडी हो जाओगे कि हर क्वेश्चन आपको देखा दिखाया रहेगा, हर क्वेश्चन आपको देखा दिखाया रहेगा। तो आपको हमेशा अब 30 दिन में रेगुलर बेसिस पे 1 से 2 घंटे का एमसीक्यूज आपको देना है, एमसीक्यूज आपको करना है। आप 2 सब्जेक्ट लेकर चले, फाइनेंशियल अकाउंटिंग और लॉ एक दिन कर लिया, कॉस्ट अकाउंटिंग और टैक्स एक दिन कर लिया। जो दोनों ग्रुप दे रहे हैं उसके बाद उन्होंने ओएमएसएम कॉर्पोरेट ऑडिट कर लिया, फिर एक दिन में मैनेजमेंट और एफएमबीडीए कर लिया। ऐसे 4-4 दिन करके आपका सब्जेक्ट स्विचिंग होते जाएगा और 4-4 दिन करके सब्जेक्ट स्विचिंग करोगे तो एक महीने में हर चीज का 7-7 पेपर आप सॉल्व कर पाओगे। मॉक टेस्ट पेपर हो गया और पास पेपर हो गया, ऐसे करके 7-7 आप पेपर सॉल्व कर पाओगे। इससे ज्यादा आपको कुछ करना ही नहीं है। बस प्रॉब्लम क्या है पता है आपके साथ, मैंने एमसीक्यू के बहुत अच्छे वीडियो डाल रखे हैं, ऑडिट के भी है, कॉर्पोरेट अकाउंटिंग के, फाइनेंशियल अकाउंटिंग के, कॉस्ट अकाउंटिंग के, सबके वीडियो डाल रखे हैं। बट बच्चे उन वीडियो को क्या करते हैं पता है, देखते हैं और सुनते हैं। एमसीक्यू वीडियो देखने और सुनने का थोड़ी होता है, एमसीक्यू वीडियो तो होता है प्रैक्टिस करने का। आप वहां से वो पीडीएफ निकाले, पीडीएफ निकाल के क्वेश्चन नंबर 1 आपने पढ़ा, आपने टिक किया। जैसे से फॉर एग्जाम्पल 1 to 20 पहले हम करेंगे, 1 to 20 आपने कर लिया, फिर आपने मेरे वीडियो को देखा, 1 to 20 का आंसर चेक कर लिया, चलो कोई गलती है तो समझ लिया, नहीं है तो फिर 21 से 40 में गए। अगर इस तरीके से आप उस एमसीक्यू सेशन को करते हैं, आई चैलेंज, सीएफआर हो, फाइनेंशियल अकाउंटिंग हो, कॉर्पोरेट अकाउंटिंग हो, ऑडिट हो, कॉस्ट हो, कोई भी सब्जेक्ट हो, आप 100% एमसीक्यू में 30 में से आप 26 या 24 ला पाओगे। 1 या 2 एमसीक्यू थोड़ा सा आपको भी दिमाग लगाना पड़ेगा, अदरवाइज 30 में 26 तो आप आराम से ला पाओगे। बट वो प्रैक्टिस करना होगा, वो वीडियो देखने से सिर्फ काम नहीं चलेगा। तो पहला मैंने बोला रिटन प्रैक्टिस को एकदम कोर पे रखो, दूसरा मैंने बोला अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, तीसरा मैंने बोला एमसीक्यू प्रैक्टिस। वेरी गुड अंजलि, वेरी गुड। चौथा, डोंट रिवाइज ईच एंड एवरी टॉपिक। Some topics which are very easy should only be practiced. बच्चा क्या होता है जब एक सब्जेक्ट को रिवाइज करने बैठता है ना, वो दिमाग एक बार बंद करके चैप्टर 1 से शुरू करता है और रिवीजन लगाने की दौड़ में लग जाता है। चलो पहले बेसिक्स रिवाइज करेंगे, फिर बीआरएस रिवाइज करेंगे, फिर ये रिवाइज करेंगे, फिर वो रिवाइज करेंगे। आपको ये समझना पड़ेगा कि जब आप रिवीजन करने के लिए बैठ रहे हो, स्पेशली एट द इंटर फाइनेंशियल अकाउंटिंग का पेपर, आपको इस तरीके से रिवीजन नहीं करना। आप चैप्टर्स को छांट लो। अगर मैं बोलूं इंटर लेवल के चैप्टर्स अलग कर दो, फाउंडेशन वाले चैप्टर्स को अलग कर दो। फाउंडेशन वाले चैप्टर्स जो थे आपके, जैसे डेप्रिसिएशन हो गया, बीआरएस हो गया, बेसिक्स हो गया, कंसाइनमेंट हो गया, जेवी हो गया, चैप्टर्स लाइक फाइनल अकाउंट्स एंटी हो गए, इन चैप्टर्स को आपको बैठ के बार बार रिवीजन नहीं करना है कॉपी पढ़ के। आप सीधा इनका क्वेश्चन उठाइए और क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए। अगर इनके क्वेश्चन आपसे बनते जा रहे हैं तो आपको सिर्फ क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है, आपको रिवीजन नहीं करना है। जब आप क्वेश्चन पे अटक रहे हो तब आपको रिवीजन देखने की जरूरत पड़ेगी। तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग के पेपर में पर्टिकुलरली आप सारे टॉपिक्स का रिवीजन का बोझ मत उठाइएगा। आप सिर्फ वो गिने चुने 8-10 टॉपिक के बारे में सोचिए जो आपके लिए नए हैं इंटर लेवल पे। बाद बाकी सारे टॉपिक तो इंटर में हमने रिवाइज ही किया है, क्योंकि हमने फाउंडेशन में ऑलरेडी इन टॉपिक्स को पढ़ रखा था। अगर आप ये करना सीख जाओगे ना कि कौन से टॉपिक को सिर्फ प्रैक्टिस करना है और कौन से टॉपिक को रिवाइज करने के साथ प्रैक्टिस करना है, तो आप कम से कम टाइम में आप अपने सब्जेक्ट्स का रिवीजन अच्छी तरीके से कर पाओगे। मेरे हिसाब से बेसिक्स का, बीआरएस का, डेप्रिसिएशन का, फिर रेक्टिफिकेशन का, फिर आप समझ लो चैप्टर लाइक फाइनल अकाउंट्स का, एनटीओ का किसी किसी को दरकार पड़ सकता है, फाइनल अकाउंट्स का, जॉइंट वेंचर का, ये सब चैप्टर के आपको कभी भी आपको कुछ देखने का जरूरत ही नहीं है। आप सामने क्वेश्चन आया है, क्वेश्चन को बना के प्रैक्टिस करो, जहां अटक जाओ वहां रेफर करो, अदरवाइज आपसे क्वेश्चन एक बार में बनना चाहिए।
आपने क्लास 11 12 में इनको पढ़ा, फिर क्लास फाउंडेशन में पढ़ लिया, फिर अब इंटर में वापस पढ़ा दिया आपको। अगर अभी भी इन चैप्टर्स को आपको रिवाइज करना पड़ रहा है तो आप बहुत गलत तरीके से प्रिपेयर कर रहे हो, बहुत गलत तरीके से पढ़ाई कर रहे हो। तो आपको सब्जेक्ट को सेग्रीगेट करना होगा, क्या चीजें मुझे बार बार रिविजन करनी है और क्या चीजें मुझे सिर्फ प्रैक्टिस करके कंप्लीट करनी है। ये करने से आप कम टाइम में अपना पूरा सब्जेक्ट कंप्लीट कर पाओगे रिवाइज करके। सेम थिंग्स गोज फॉर सब्जेक्ट लाइक लॉ। लॉ में बहुत सारे चैप्टर फाउंडेशन में आपने पढ़ रखे हैं, जितने फाउंडेशन में पढ़ रखे हैं उनको आप बाद में भी रिवाइज कर सकते हैं, उनके क्वेश्चन आंसर हम देखते चलेंगे। अगर क्वेश्चन आंसर बन रहा है तो रिविजन की जरूरत नहीं है, बट जो इंटर लेवल पे नया कॉन्सेप्ट है उनको मैं पहले रिवाइज करूंगा, क्योंकि ये नया चीज है जो मेरे को अच्छी तरीके से देखना पड़ेगा। पहले आप जब भी रिवीजन करो ना, ये रिवीजन स्ट्रेटेजी आपके दिमाग में होनी चाहिए। प्लस एक बहुत इंपॉर्टेंट बात जो मैं लास्ट 1 मंथ के लिए स्पेशली बोलूंगा, एक सब्जेक्ट को एक बार में लेके ना चले, रेगुलरली स्टडी। अगर आप एक ग्रुप कर रहे हो, ग्रुप वाइज प्रिपेयर कर रहे हो, ग्रुप वाइज एग्जाम दे रहे हो, रेगुलरली स्टडी एटलीस्ट 2 to 3 सब्जेक्ट्स। अब ये 2 to 3 सब्जेक्ट सब रिवीजन मोड में नहीं चलेगा। से फॉर एग्जाम्पल अभी आप टैक्स का रिवीजन कर रहे हो और कॉस्ट का रिवीजन कर रहे हो, टैक्स और कॉस्ट रिवाइज करो, 12 घंटे में से दिन में 8 घंटा इनको दो, बट जो बैलेंस टाइम बचा उनमें से लॉ और फाइनेंशियल अकाउंटिंग का प्रैक्टिस भी करते चलो, उनको मत छोड़ो। जैसे अभी मैंने सिखाया एमसीक्यू प्रैक्टिस डाल दो 1 1 घंटे का, वो एमसीक्यू प्रैक्टिस करते रहो। थोड़े बहुत फाइनेंशियल अकाउंटिंग के जो इजी चैप्टर है, जब बड़े चैप्टर रिवाइज करेंगे तब उनकी प्रैक्टिस कर लेंगे, बट जो छोटे चैप्टर है उनकी तो घंटे भर प्रैक्टिस कर सकते हैं ना। अगर आप किसी सब्जेक्ट को छोड़ दोगे फॉर अ पीरियड ऑफ 7 days to 10 days अलोन, वो सब्जेक्ट आपके लिए वापस नया हो जाएगा, आपको वापस पूरा खोल के पढ़ना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि प्रेशर बहुत ज्यादा है, सब्जेक्ट बहुत ज्यादा है, कंटेंट बहुत ज्यादा है, और क्या है, दिमाग उतना फीड करके याद रख पाए जरूरी नहीं है। तो आपको हर सब्जेक्ट को एवरीडे बेसिस पे देखना कम से कम पड़ेगा। तो अगर आपने अभी टैक्स और कॉस्ट रिवीजन शुरू किया है, आप फाइनेंशियल अकाउंटिंग का लॉ का रिवीजन खत्म कर चुके हो, तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग और लॉ का रिवीजन, लॉ का प्रैक्टिस कम से कम आप रेगुलर बेसिस पे करते रहिए। जो टैक्स और कॉस्ट है वो आपके दिन के 4 4 घंटे डिवोट कीजिए, उनको थोड़ा ज्यादा टाइम डिवोट कीजिए, क्योंकि अभी आप उनको रिवाइज और प्रैक्टिस दोनों कर रहे हैं तो उनको ज्यादा टाइम चाहिए। लॉ और अकाउंट्स पे अगर आप डेटेड 2 2 घंटे भी दोगे ना, तो आपका सिर्फ प्रैक्टिस चलेगा और एमसीक्यू चलेगा, आराम से हो जाएगा, आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। तो प्लीज 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 रेगुलर बेसिस पे सिर्फ एक सब्जेक्ट पढ़ के दूसरे सब्जेक्ट को नहीं छोड़ना चाहिए। आप 2 सब्जेक्ट को प्रैक्टिस रिविजन करो और 2 सब्जेक्ट को प्रैक्टिस में रखो, ताकि पूरा ग्रुप आपका साथ साथ चले। कहीं पर भी कोई इश्यू हो तो सब्जेक्ट कब स्विच करना है वो आपको इजीली आप डिसाइड कर सको। तो लास्ट 1 मंथ में जब भी आप रिवीजन वगैरह कर रहे हो, ये मेरा पहला तरीका फाइनेंशियल अकाउंटिंग सब्जेक्ट के लिए रहेगा। प्लीज आप इस सब्जेक्ट को छोड़ना मत, लास्ट तक लेके जाना। और लास्ट में 10 तारीख से पहले 10 तारीख से पहले हमारा फर्स्ट पेपर होता है 10 तारीख को लॉ का, तो 9 8 7 3 दिन लॉ को देंगे। फिर हमारा सेकंड पेपर फाइनेंशियल अकाउंटिंग का होगा, 6 और 5 फाइनेंशियल अकाउंटिंग को देंगे। इस समय तो हम वापस अच्छे से रिवीजन करेंगे ही, बट हम अभी से रोज फाइनेंशियल अकाउंटिंग थोड़ा थोड़ा देखेंगे ताकि हमारी चीजें कवर ना हो। जो दोनों ग्रुप दे रहे हैं वो क्या कर सकते हैं, उनको भी सेम काम करना चाहिए। जब वो ग्रुप 2 का रिवीजन कर रहे हैं, ग्रुप 1 की प्रैक्टिस करें। जब वो ग्रुप 1 का रिवीजन कर रहे हैं, ग्रुप 2 की प्रैक्टिस करें। अभी तक आपने ग्रुप 1 का रिवीजन पक्का कर लिया होगा, तो ग्रुप 2 का रिवीजन के साथ साथ ग्रुप 1 का प्रैक्टिस करें। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बनाए हर सब्जेक्ट के, 1 घंटा देके थोड़ा टैक्स के सम्स, थोड़े अकाउंट्स के सम्स, थोड़े कॉस्ट के सम्स प्रैक्टिस करें। इससे आपका वो ग्रुप 1 हमेशा रोबस्ट रहेगा, आपको कभी टेंशन नहीं होगा उसको लेकर। ये पहला काम आपको ये मैं सिखाना चाहता था, सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना है। तो जब भी फाइनेंशियल अकाउंटिंग सब्जेक्ट पर पढ़ाई करो, आप ये सब चीजों का ध्यान रखिए, पढ़ाई करोगे। नंबर 2, मैंने आपको पेपर अटेम्प्ट सीक्वेंस फाइनेंशियल अकाउंटिंग का बताया है। ऑलरेडी मैंने पहले डिस्कस कर दिया, एक दिन मैं लाइव आया था उस दिन डिस्कस किया था, बट तो भी बहुत बच्चे टाइम टू टाइम चीजें देखते हैं, हर चीज नहीं देख पाते हैं। एएस नहीं पढ़ी हूं सर, कुछ समझ नहीं आ रहा, कैसे शुरू करूं? अंजलि, आप वो मेरा वाला रिवीजन वीडियो देखो, जितना आप उससे कर पाओ, याद रख पाओ वो करो, और क्वेश्चन थोड़ा सा इंस्टीट्यूट के बैठ से प्रैक्टिस कर लो, हो जाएगा। पेपर अटेम्प्ट सीक्वेंस फाइनेंशियल अकाउंटिंग के पेपर में, या मैं बोलूंगा कोई भी पेपर में, सीएमए इंटर लेवल पे पेपर जब भी अटेम्प्ट करोगे, सबसे पहले हमने डिसाइड किया था कि हम एमसीक्यूज को टारगेट करेंगे। एमसीक्यूज में सबसे पहले मान लो 15 एमसीक्यूज है,
और उन 15 में मेरे को ना 10 से 12 एमसीक्यूज तो एकदम अच्छे से आता है, क्योंकि मैंने प्रैक्टिस किया है। 10 से 12 एमसीक्यू मेरे को 100% आता है। जितना एमसीक्यू आपको आता है ना, आप फटाफट करके उसको ओएमआर शीट में आप गोला करके छोड़ दो। ओएमआर शीट आजकल इंस्टीट्यूट आपको देने लग गया, तो अब आपको आंसर लिखने की भी जरूरत नहीं। A B C D 4 आपको गोले दिखेंगे, आपका जो करेक्ट आंसर आपको लग रहा है आप उसमें गोला कर दीजिए, आपका आंसर कंप्लीट। सबसे पहले हम लेके चलेंगे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को। 15 एमसीक्यू में से जितना एमसीक्यू हमको अच्छे तरीके से आता है हम फटाफट करके कंप्लीट कर देंगे। पता है एमसीक्यूज में जो आपको आता है ना, ये 10 से 12 एमसीक्यू मैंने देखा है हमेशा, ये 10 से 12 एमसीक्यू करने में आपको 10 मिनट भी नहीं लगेगा। अगर आप पहले 10 मिनट ऑफ द पेपर में 20 से 24 मार्क्स का पेपर कंप्लीट कर देते हो, तो आप सोच रहे हो आप कितनी बड़ी लीप पे हो। आप अगर पेपर में आप खाली फोकस होके काम करोगे तो आप आराम से पेपर अटेम्प्ट कर पाओगे, और आपको कोई भी आपको पेपर में 60-70 लाने से नहीं रोक सकता। सबसे पहले हम एमसीक्यू करेंगे। 15 क्वेश्चन एमसीक्यू में से 10-12 जितने क्वेश्चन आपको आते हैं हम पहले उनको अटेम्प्ट करके कंप्लीट करेंगे। फिर मैंने आपको बोला था ये हमारा क्वेश्चन 1 होता है, फर्स्ट क्वेश्चन। फिर इसके बाद मैंने आपको बोला था सेकंड क्वेश्चन आपका होना चाहिए आइदर क्वेश्चन नंबर 2 और सेकंड थर्ड। ये दो क्वेश्चन आपके कौन से होने चाहिए, आइदर क्वेश्चन 2 और क्वेश्चन 3 और क्वेश्चन 8। ये 3 क्वेश्चन काफी इजी आते हैं आपके पेपर में। क्वेश्चन 2 आता है पूरा फाउंडेशन लेवल से। क्वेश्चन 3 में एक फाउंडेशन लेवल का और एक हायर परचेज या लीज आता है। क्वेश्चन नंबर 8 में मिक्स क्वेश्चन आता है, एक छोटा सा एएस का क्वेश्चन रहेगा, एक पार्टनरशिप का क्वेश्चन रहेगा, एक बेसिक से क्वेश्चन रहेगा, यानी वो फाउंडेशन लेवल से क्वेश्चन रहेगा। क्वेश्चन 2, 3, 8 में से 2 क्वेश्चन या 3 क्वेश्चन अगर आप तीनों कर सको तो बेस्ट हो जाएगा। जैसे मान लो आपने 2 देखा, आपने बोला ये तो मेरे को आता है, 2 कर लिया पहले, फिर 3 देखा 3 आता है, फिर 8 देखा 8 आता है। अगर ये तीनों आप कर लोगे ना, मैं आपको चैलेंज दे रहा हूं 100 मार्क का पेपर आप अटेम्प्ट कर पाओगे, कोई आपको रोक नहीं पाएगा। ये 3 क्वेश्चन हमारे पेपर के सबसे इजी क्वेश्चन होते हैं जो हम ट्राई करेंगे अटेम्प्ट करने का। हमको टोटल 7 में से 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। अब 5 में से अगर 3 ये हो गया तो बचा कुछ 2 क्वेश्चन हम रिमेनिंग में से अटेम्प्ट कर लेंगे। बट अगर तीनों नहीं हो पाए, 3 में से 2 भी हो पाए तो आपकी जीत है, आपने अच्छा काम कर लिया। तो क्वेश्चन 2, 3, 8 में से हम नेक्स्ट 2 क्वेश्चन इन्हीं 3 में से चूज करेंगे। फाउंडेशन लेवल वाले चैप्टर्स होंगे या छोटे छोटे क्वेश्चंस होंगे जिनको करना ज्यादा डिफिकल्ट नहीं होगा। मान लो सर ऐसा है 14 मार्क का क्वेश्चन दिया है, एक 4 मार्क का नहीं आता, 2 5-5 मार्क का आता है, तो भी कर दो। 4 मार्क कोई प्रॉब्लम नहीं है। 14 मार्क का गलत होगा कोई पूरा क्वेश्चन तो उसमें आपका 4-5 मार्क्स ऐसे ही कट जाएगा। बट अगर 5-5, 10 के लिए आप श्योर हो तो करके उसको नक्की करो, टेंशन मत लो। 4 मार्क के लिए 96 का अच्छे से करनी है ना, वो भी बहुत है। तो क्वेश्चन 2, 3, 8 में से मेरे क्वेश्चन नंबर सेकंड और थर्ड चूज हो गए। तो फर्स्ट क्वेश्चन में एमसीक्यू में गया, फिर मैं क्वेश्चन 2, 3, 8 में से 2 किया, तीनों कर पाया तो बेस्ट है। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करना चाहिए, फोर्थ क्वेश्चन, क्वेश्चन 7, विच इज फ्रॉम अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आप पहले कभी नहीं लिखेंगे, फर्स्ट में कभी नहीं लिखेंगे। फर्स्ट में अकाउंटिंग स्टैंडर्ड लिखने का प्रॉब्लम क्या है, अगर आपने बहुत जनरल आंसर लिख दिए, आपने बहुत, मैं क्या बोलूं, इधर उधर की बात ज्यादा लिख दी और मेन पॉइंट पे कम बात की, तो आपको वो मार्क्स एवरेज बेसिस पे देने लग जाएगा। कभी भी शुरू में अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ना अटेम्प्ट करें और लास्ट के लिए भी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ना रखें, बिकॉज अकाउंटिंग स्टैंडर्ड हमने डिस्कस किया था टाइम मैनेजमेंट में हेल्प करेगा। तो अगर उसको बीच में करोगे तो क्या है, जो अपने थोड़ा सा लेट अगर हो गए हैं पेपर लिखने में तो वो उसको मैनेज करने में हेल्प करेगा। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ना शुरू में करे ना लास्ट में करे, अगर आपको अटेम्प्ट करना है तो बीच में करें। और किसी बच्चे ने अगर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड पूरा छोड़ा है तो क्वेश्चन नंबर 7 उसके लिए एक चॉइस पे चला जाएगा। आपके पास 2 चॉइस होती है, क्वेश्चन नंबर 7 जो एएस का है वो आपको चॉइस छोड़ देना है। फिर मेरा फिफ्थ और सिक्स्थ क्वेश्चन, जो लास्ट 2 क्वेश्चन बचे, फिफ्थ एंड सिक्स्थ क्वेश्चन, इसमें मेरे पास बचा क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 8। अगर 8 आता है तो मैंने पहले ही बोला 8 कर लो, फिर अब आपको यही एक ही क्वेश्चन करना पड़ेगा। ये क्वेश्चन 4, 5, 6 में से आपको फिर एनी 1 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है।
क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 दोनों पूरे 14 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं। एक क्वेश्चन आपको सिंगल एंट्री से दे देगा, एक क्वेश्चन आपको पार्टनरशिप से दे देगा। क्वेश्चन नंबर 6 में दो क्वेश्चन आते हैं, एक इंश्योरेंस क्लेम और एक ब्रांच। अगर आपको लगता है इंश्योरेंस क्लेम और ब्रांच या डिपार्टमेंट आपने कर रखा है तो क्वेश्चन 6 आप पहले अटेम्प्ट कर सकते हो। मेरा बोलने का सिर्फ मुद्दा यह है, इनिशियली पेपर में कभी भी आप 14 मार्क के क्वेश्चन को लेकर मत बैठना। 5 मार्क, 7 मार्क, एमसीक्यू ये सब चलता है, कभी भी 14 मार्क का क्वेश्चन लेकर मत बैठना। 14 मार्क का क्वेश्चन अगर आप लेके बैठ गए और उसमें कोई एक पॉइंट आपका अटक गया तो पूरा पेपर उसी के कारण आपका खराब हो जाएगा। And it takes a lot of time to complete a 14 marks question if you have not practiced things properly. प्रैक्टिस प्रॉपर है तो फटाफट आप कर लोगे, नहीं प्रॉपर है तो आप फटाफट नहीं कर पाओगे। बेटर है 5 मार्क्स 7 मार्क के क्वेश्चन पहले आप करें। हिमांशी भैया बस आपका बुक एनएफ है ना 100%, मैंने उस बुक में कुछ नहीं छोड़ा है, हर एक चीज कवर्ड है। एंड मैं ये आपको कॉन्फिडेंस के साथ बोल सकता हूं कि पेपर आपको वहीं से देखने मिलेगा। एनटीओ में सिर्फ एमसीक्यू प्रैक्टिस किया हो चलेगा। मैं बोलूंगा यश, एनटीओ में एमसीक्यूज के साथ साथ वो जो सब्सक्रिप्शन अकाउंट बनाना, स्पोर्ट्स मटेरियल कंज्यूम वगैरह कैलकुलेट करने के छोटे छोटे क्वेश्चन थे ना, एनटीओ में सब्सक्रिप्शन अकाउंट बना दो, स्पोर्ट्स मटेरियल कंज्यूम कितना हुआ वो कैलकुलेट कर दो, मेडिसिन कंज्यूम कितना हुआ वो कैलकुलेट कर ले, ये कर ले तब तेरा मैक्सिमम काम हो जाए। अब सर एक चीज बाकी रह गया, एमसीक्यू में हमारे 10 से 12 हुए थे बैलेंस एमसीक्यू, वो बैलेंस एमसीक्यू आप यहां पे करो, बैलेंस एमसीक्यू। लास्ट वो जो बड़े बड़े क्वेश्चंस प्रैक्टिस अटेम्प्ट आपको करने हैं, उनको अटेम्प्ट करने से पहले वो रिमेनिंग एमसीक्यू आप कर लें। एमसीक्यू में ध्यान रखिएगा नेगेटिव मार्किंग नहीं है, अगर नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो कसम खा लो कि एमसीक्यू तो हम गलती से भी छोड़ के नहीं आएंगे। जो आपका इंट्यूशन बोलता है, जो आपका दिमाग बोलता है, 2-3 मिनट आपने ट्राई किया, मान लो प्रैक्टिकल क्वेश्चन है, पीवीडीटी निकालने का क्वेश्चन आया तो 2-3 मिनट ट्राई करके आपका आंसर आएगा, वो आप आंसर टिक करो। जो आपका इंट्यूशन फर्स्ट टाइम बोलता है, कोई एमसीक्यू अगर आपको क्लियर नहीं है बट आपका इंट्यूशन बोल रहा है ये होना चाहिए, आप उसको टिक करके आ जाना। बट कभी भी एमसीक्यूज छोड़ के मत आना, एमसीक्यूज को छोड़ना सबसे बड़ा गुनाह है, क्योंकि कोई नेगेटिव मार्किंग है नहीं और राइट होने से स्ट्रेट फॉरवर्ड 2 मार्क्स मिलेगा। तो प्लीज आप कभी भी एमसीक्यूज को छोड़ के ना। तो पहले मैंने 10 से 12 एमसीक्यूज कंप्लीट कर दिए थे, उसके बाद में छोटे छोटे सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिया 3 से 4, उसके बाद मैं वापस रिमेनिंग एमसीक्यू करूंगा क्योंकि ये कंपलसरी है, और फिर मैं बड़े क्वेश्चन में जो 1 या 2 क्वेश्चन मुझे अटेम्प्ट करने वो 1 या 2 क्वेश्चन मैं अटेम्प्ट कर दूंगा। जो एएस नहीं कर रहे हैं उनको एग्जाम में एक बड़ा 14 मार्क का अटेम्प्ट करना ही पड़ेगा। वो एक एएस का क्वेश्चन छोड़ देंगे और एक बड़ा 14 मार्क का क्वेश्चन छोड़ देंगे, बाद बाकी उनको सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। और जिन्होंने एएस कर रखा है वो चाहे तो पेपर में दोनों 14 मार्क के क्वेश्चन छोड़ सकते हैं, बाद बाकी सारा पेपर वो अपना करके आ सकते हैं। तो एएस करने से ये भी फायदा होगा कि बड़े क्वेश्चन को आप डॉज कर पाओगे, क्योंकि वो एएस वाले छोटे छोटे 7 मार्क के क्वेश्चन आप फटाफट कंप्लीट करके आ पाओगे। आपका पेपर अटेम्प्ट सीक्वेंस ऐसा हो, मैंने पेपर पैटर्न के लिए ऑलरेडी एक वीडियो बना रखा था, मैं इस वीडियो की लिंक में वो वीडियो भी डाल दूंगा, आप एक बार वो भी चेक कर लेना। उसके साथ ये वीडियो देखोगे तो आपको कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी पूरी चीज की। सर आपके पेपर में भी क्या ऐसा ही पेपर पैटर्न होगा? 90% सेम पेपर पैटर्न मैंने भी फॉलो किया है, सेम पेपर पैटर्न मैंने भी फॉलो किया है, बट 10% जानबूझ के सरप्राइज एलिमेंट देना चाहता हूं। क्यों? एग्जाम में भी तो 5-10% पेपर इधर उधर हो सकता है, तो आपको पता होना चाहिए कि मुझे किस तरीके से उसको भी टैकल करना है। इसीलिए मॉक टेस्ट लेते समय 5-10% पेपर इधर उधर किया हो ताकि आप वो टैकल कर सको। अदरवाइज पेपर जैसा इंस्टीट्यूट बनाता है वैसा ही पेपर मैंने भी बनाया है। मैं आपको एक झलक दिखाता हूं मैं पेपर कैसे बनाता हूं। इस तरीके से पेपर बनता है, ये देखिए, ये इस तरीके से पेपर बनता है। ये पूरा पेपर कहां कहां से कैसे कैसे क्वेश्चंस आएंगे, कौन से आएंगे, वो सारा पेपर मैं बनाता हूं। तो इस तरीके से पेपर बनता है। धन्यवाद। अब पॉज करके मत देखना कौन सा क्वेश्चन कहां से आया, डोंट डू दैट, यू वोंट गेट इट। ठीक है, वो हमारे मटेरियल से यू वोंट गेट इट। डन। तो आपका पेपर पैटर्न जो मैं मॉक टेस्ट लूंगा उसका भी पेपर पैटर्न सेम रहेगा जो आईसीएमएआई देता है, विद 5-10% इधर उधर। अगर आप ये पेपर दोगे तो आपको पता रहेगा मुझे एग्जाम में किस तरीके से पेपर में आगे बढ़ना है। बताइए सब बच्चों को पेपर अटेम्प्ट किस तरीके से करना है ये क्लियर है क्या? किस तरीके से पेपर अटेम्प्ट करना है ये क्लियर है क्या? किसी बच्चे को कोई डाउट इस बात पर?
आप जरूर ये फॉलो कीजिएगा। और मैं आपको शर्त के साथ बोलता हूं, यू विल सी अ 5 to 10 मार्क्स डिफरेंस ओनली बिकॉज ऑफ अटेम्प्टिंग द पेपर करेक्टली। बाद बाकी जो आपका ज्ञान है उस पर तो आपको मार्क्स मार्क्स मिलेगा ही, बट आपको इसके कारण 5 से 10 मार्क्स एक्स्ट्रा मिल जाएगा। तो प्लीज डू दिस। नंबर 3, पॉइंट नंबर 3, पॉइंट नंबर 3 वेरी इंपॉर्टेंट। सर एमसीक्यू कहां से करूं? अभी अगर आप मेरे रजिस्टर्ड स्टूडेंट हो तो मेरी बुक में एक एमसीक्यू का पूरा सेक्शन दिया हुआ है, वहां से कर सकते हो। नहीं हो रजिस्टर्ड स्टूडेंट तो मेरे इसी चैनल पे आपको एमसीक्यू के वीडियोस मिल जाएंगे। उन एमसीक्यू के वीडियो के नीचे आपको लिंक मिल जाएगा पीडीएफ का, वो पीडीएफ डाउनलोड करो और उस वीडियो से आप एमसीक्यू कर लीजिए। आपको इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। प्रैक्टिस के लिए आप जो एमटीपी इंस्टीट्यूट दे रहा और जो पास्ट एग्जाम क्वेश्चन है उनको प्रैक्टिस कर सकते हो। सर बोथ ग्रुप देने पर सब्जेक्ट मैनेजमेंट कैसे करना है? बोथ ग्रुप देने के लिए मैं आपको सिर्फ इतना ही बोलूंगा कि आप अभी जो एक ग्रुप वाइज चले हमेशा रिवीजन करते समय। अगर आप अभी ग्रुप 2 रिवीजन कर रहे हैं तो ग्रुप 1 की प्रैक्टिस को छोड़िए मत, ग्रुप 1 थोड़ा थोड़ा रेगुलर बेसिस पे देखते जाइए। दिन में 8 घंटा ग्रुप 2 को दीजिए, 3 से 4 घंटा ग्रुप 1 को दीजिए, उसको छोड़िए मत, एंड वाइस वर्सा। आप ग्रुप 1 की सिर्फ प्रैक्टिस करिए। टैक्स का 2 क्वेश्चन बना लेंगे, फिर अकाउंट का 2 क्वेश्चन बना लेंगे, कॉस्ट का 2 क्वेश्चन बना लेंगे, लॉ का 2 क्वेश्चन देख लेंगे, एमसीक्यू प्रैक्टिस कर लेंगे। अगर इतना भी आप कर पाओगे ना तो आप देखोगे आपकी रिवीजन बहुत स्मूथ चलेगी। जैसे मान लो आपने टारगेट बनाए हैं नेक्स्ट 10 दिन में मुझे ओएमएसएम और एफएमबीडीए का रिवीजन करना है, तो आप कीजिए ओएमएसएम एफएमबीडीए, उसमें पूरा टाइम दीजिए, फोकस दीजिए। साथ साथ ग्रुप 1 जो आपने ऑलरेडी कर रखा है उसको क्या कीजिए, उसका रिवीजन, उसका प्रैक्टिस करना शुरू कीजिए। नेक्स्ट 10 दिन में आप मैनेजमेंट अकाउंटिंग और कॉर्पोरेट अकाउंटिंग वगैरह रिवीजन कीजिए और साथ साथ आप क्या कीजिए, बाद बाकी सब्जेक्ट का थोड़ा सा रिवीजन और प्रैक्टिस करते रहिए। ऐसे करेंगे तो आपके सारे सब्जेक्ट कंटिन्यूटी में रहेंगे, आपको चीजें याद रहेंगी और आपका एग्जाम तक आपको कभी टेंशन नहीं होगा। तो अभी आपको मिल जाएगा हमारी बुक में और कहीं से नहीं करना। अंजलि ये तो मैंने एकदम 100% आपको बताया, मैं वो वीडियो की लिंक पिन कर दूंगा। हाँ, क्वेश्चन नंबर 2 में फाउंडेशन वाले चैप्टर्स आएंगे, बीआरएस, डेप्रिसिएशन, बिल्स ऑफ एक्सचेंज एंड सो ऑन। क्वेश्चन 3 में एक फाउंडेशन का चैप्टर आएगा, कंसाइनमेंट, डेप्रिसिएशन वगैरह, और एक हायर परचेज लीज आएगा। क्वेश्चन नंबर 4 में आपको सिंगल एंट्री देखने मिलेगा, एनटीओ, फाइनल अकाउंट्स में कोई एक देखने मिलेगा, ज्यादातर सिंगल एंट्री देता है बट फाइनल अकाउंट्स वगैरह भी दे सकता है। क्वेश्चन 5 हमेशा पार्टनरशिप। क्वेश्चन नंबर 6 आएगा एक ब्रांच और एक इंश्योरेंस क्लेम। ब्रांच और डिपार्टमेंट में ऑल्टरनेट रहता है, ब्रांच और इंश्योरेंस क्लेम या डिपार्टमेंट और इंश्योरेंस क्लेम। क्वेश्चन नंबर 7 में सारे एएस आएंगे। क्वेश्चन नंबर 8 में तीनों मिक्स आएगा, पार्टनरशिप भी एक क्वेश्चन रहेगा छोटा, एएस एक छोटा सा रहेगा और फाउंडेशन वाले टॉपिक से एक छोटा रहेगा। आप प्लीज वो वीडियो देख लेना। चैप्टर्स का नोट्स कहां से मिलेगा, ताकि अगर आशीष आप मेरे रजिस्टर्ड स्टूडेंट नहीं हो देन इन दैट केस आप क्या करो ना, मेरे ऑलमोस्ट एवरी चैप्टर के रिवीजन वीडियो अपलोड किए हुए हैं, आपको वहां पे सारे नोट्स भी मिल जाएंगे, वो आप रेफर कर सकते हो फॉर द रिवीजन पर्पस। अंजलि पेपर पैटर्न तो इंस्टीट्यूट हर साल चेंज नहीं करता, अब तुम्हारे टर्म में कर दे तो पता नहीं। मैं वही बोला 10% का सरप्राइज एलिमेंट रह सकता है। लास्ट 2-3 टर्म से इंस्टीट्यूट वही पैटर्न बना रहे हैं, तो अंजलि वही चीज आगे भी कंटिन्यू होनी चाहिए, थोड़ा बहुत सरप्राइज के साथ। थोड़ा बहुत सरप्राइज हमेशा एक्सपेक्ट करके चले, ये प्रोफेशनल एग्जामिनेशन। अगर आप उतना एक्सपेक्ट नहीं करते तो आप फिर प्रोफेशनल एग्जामिनेशन में अभी तक मूड में नहीं आए कि आप प्रोफेशनल एग्जामिनेशन के लिए पढ़ रहे हैं। पॉइंट नंबर 3, फाइनेंशियल अकाउंटिंग का लास्ट डेज रिवीजन जो एग्जाम से पहले रिवीजन होता है फाइनेंशियल अकाउंटिंग का, वो किस तरीके से किया जाए। फाइनेंशियल अकाउंटिंग का लास्ट डेज रिवीजन। संजय पार्टनरशिप का पार्ट 2 नहीं मिल रहा है, हो सकता है ना भी हो संजय, उतना सा खुद से कर लो, मुझे टाइम रहेगा तो मैं देख लूंगा, अदरवाइज उतना सा खुद से कर लीजिए, थोड़ा बहुत प्रैक्टिस खुद से करेंगे तो भी हो जाएगा। फाइनेंशियल अकाउंटिंग का लास्ट डेज रिवीजन, देखो क्या है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग एक बड़ा सब्जेक्ट है। 2 टाइप के बच्चे अभी मेरे सामने हो सकते हैं, एक बच्चे जो सिर्फ सिंगल ग्रुप दे रहे हैं, एक बच्चे जो बोथ ग्रुप दे रहे हैं। जो बच्चे सिंगल ग्रुप दे रहे हैं उनके पास 1 डे एक्स्ट्रा रहता है फॉर द रिवीजन ऑफ ईच सब्जेक्ट। आप लॉ का एग्जाम दे के आओगे तो वो शाम
नेक्स्ट दिन पूरा आपके पास रहेगा फाइनेंशियल अकाउंटिंग के लिए, उसके नेक्स्ट दिन आपको फिर एग्जाम देने जाना है, तो एक दिन आपके पास एक्स्ट्रा रहता है। बट जो बोथ ग्रुप दे रहे हैं उनके पास, मतलब मैं टोटल में बोलूं तो 10 से 12 घंटे रहते हैं पूरे सब्जेक्ट को रिवाइज करने के लिए। और ये बहुत चैलेंजिंग सिचुएशन है कि 10 से 12 घंटे में सब कुछ रिवाइज कैसे किया जाए। सबसे पहली मैंने जो आपको बताई, आपको लास्ट डे पर सब कुछ रिवाइज करना नहीं होता है। अगर आप सब कुछ रिवाइज करने का सोचेंगे तो आप कोई भी सब्जेक्ट रिवाइज नहीं कर पाएंगे। आप जो चैप्टर्स में कॉन्फिडेंट है, अभी लास्ट 1 मंथ में आप अभी फाइनल रिवीजन कर रहे हो, तो जो चैप्टर्स में कॉन्फिडेंस है आप पहले उनको मत छुओ। पहले जो जो चैप्टर्स पे आपको कॉन्फिडेंस कम है या जो थ्योरेटिकल नेचर की चीजें, जैसे एएस आप रिवीजन करोगे लास्ट डे पे जरूरी से। एक बार एएस का सारा आपको प्रोविजन घुमाना पड़ेगा लास्ट डे पे, बिकॉज वो जब तक नहीं घुमाओगे आपको एग्जाम में याद नहीं रहेगा क्या था। तो एएस लास्ट डे पर आपको 100% घुमाना है। और बात बाकी जो भी चैप्टर में आपको लगता है यू आर फेसिंग प्रॉब्लम, या कोई वो जैसे हायर परचेज का कैश प्राइस और वो वाला निकालना एक बार देख लेते हैं सर, जो आपको कॉन्सेप्ट लग रहे हैं, जो आपको लास्ट डे पर देखने हैं, आप उतने कॉन्सेप्ट अभी से लास्ट 1 मंथ से अभी से एक पेपर में लिखते चले जाओ कि यार ये कॉन्सेप्ट में मेरे को प्रॉब्लम होती है, ये मेरे को लास्ट डे देखना पड़ेगा। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड प्लस ये कॉन्सेप्ट आप सबसे पहले देखोगे जब आप रिविजन करोगे। इसके बाद बचे हुए टाइम में आपको जो करना है वो कीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अगर आपको लास्ट डे का रिवीजन शेड्यूल प्रॉपरली करना है, आपको अभी से उसके लिए तैयारी करनी होगी। क्या करना होगा? मेक अ लिस्ट ऑफ ऑल इंपॉर्टेंट टॉपिक्स इन विच यू फेस अ प्रॉब्लम, जब आप रिवीजन कर रहे हैं, अभी आप पढ़ाई कर रहे हैं, से फॉर एग्जाम्पल अभी आप टैक्स का रिवीजन कर रहे हैं, तो जब भी कोई चैप्टर रिवाइज कर रहे हैं, अगर उस चैप्टर में 1 या 2 टॉपिक ऐसा है जो बार बार रिवीजन करना पड़ रहा है, भूल जा रहे हैं, उन 1-2 टॉपिक के नाम लिखते जाए। एक पूरा का पूरा शीट ऑफ पेपर बनाए जहां पे टैक्स के सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जो मेरे को एग्जाम से पहले देखने हैं। वो टॉपिक्स आपको 100% रिवाइज करने हैं, क्योंकि ये टॉपिक्स अगर आप नहीं करोगे तो एग्जाम के दिन आप उसमें कंफ्यूज हो जाओगे। सबसे पहला। दूसरा, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। अगर मैं फाइनेंशियल अकाउंटिंग की बात करूं तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स आपको लास्ट डे पर रिवाइज करने हैं। उसके बाद एनीथिंग यू वांट, तो जो बोथ ग्रुप दे रहे ना, बोथ ग्रुप, उनको यह समझना है कि अगर हम लास्ट डे पर ये 2 भी कर पाए तो हमारा काम हो गया, हमको तीसरे वाले में जाने का जरूरत नहीं है। क्योंकि वो जो सर प्लीज ब्रिंग संदीप सर फॉर इकोनॉमिक्स माइक्रो एंड मैक्रो में इश्यू हो रहा है। संदीप सर कौन है भैया? आई डोंट नो, सॉरी मुकुंद, आई डोंट नो संदीप सर कौन है। ठीक है, अभी आइए मैं बात करता हूं। मेक अ लिस्ट ऑफ ऑल इंपॉर्टेंट टॉपिक्स एंड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। ये 2 चीज अगर जो दोनों ग्रुप दे रहे हैं वो कर लेना, तो वो आप समझ लीजिए आपका रिवीजन कंप्लीट है। आप सारा चीज लास्ट डे पर रिवाइज नहीं कर सकते अगर आप दोनों ग्रुप दे रहे हैं, क्योंकि इंस्टीट्यूट ने इसी तरीके से आपका शेड्यूल बनाया है। 8 दिन में 8 एग्जाम, दैट इज, मतलब मैं बोलूंगा ह्यूमनली बहुत डिफिकल्ट है वो करना, बहुत डिफिकल्ट है वो करना। अगर मैं भी पढ़ता तो हर चीज रिवाइज करके जाना वाज इम्पॉसिबल इन एवरी सब्जेक्ट। टैक्स, डीटी, आईडीटी जैसे 2 बड़े बड़े सब्जेक्ट्स है, उसको एक दिन में रिवाइज करना 10-12, एक दिन भी नहीं 10-12 घंटे में, नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। बट करना पड़ता है, कोई ऑप्शन नहीं। तो अगर आप अभी से ये लिस्ट बनाओगे तब तो आप बाद में कर पाओगे, अगर आप नहीं बनाओगे तो आप बाद में नहीं कर पाओगे। बट जो सिंगल ग्रुप दे रहे हैं वो इनके साथ साथ, ये दोनों चीज के साथ साथ आपको भी यही फॉलो करना है। इसके साथ साथ एनीथिंग यू वांट में आप बहुत सारी चीजें कर सकते हो। जैसे मैं बोलूंगा फाइनेंशियल अकाउंटिंग के पेपर में इंटर लेवल चैप्टर्स आप जो इसके बाद रिवीजन करो तो इंटर लेवल वाले चैप्टर्स आप रिवाइज कर लेना। जैसे एक बार इंश्योरेंस क्लेम देख लिया, कैसे मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट बनता है, कैसे अबनॉर्मल गुड्स वाला हम लोग वर्किंग करते हैं, कैसे हमारा लॉस ऑफ प्रॉफिट में हम लोग कैलकुलेशन करते हैं शॉर्ट सेल्स वगैरह का, वो एक बार अच्छे से देख लिया। जिनके पास एक दिन एक्स्ट्रा टाइम है वो ये काम कर सकते हैं। तो पहले आप जितने इंटर लेवल के चैप्टर्स है उनका रिवीजन करके सल्टाइए, फिर भी टाइम बच जाए तो फाउंडेशन, बट मेरे को पता है टाइम बचेगा नहीं, तो आप इस तरीके से अपने लास्ट डे का रिवीजन शेड्यूल करें। एक चीज आप और कर सकते हैं, क्या पता है? आपका 10 तारीख से एग्जाम शुरू होता है, 10th जून से। आप 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, ये जो इतने दिन आपके पास है ना, इनको प्रॉपरली आप शेड्यूल कीजिए। जैसे जो बोथ ग्रुप दे रहे हैं, बोथ ग्रुप स्टूडेंट, इन 2 दिन आप सिर्फ लॉ पढ़ेंगे, लास्ट 2 दिन आप सिर्फ लॉ पढ़ेंगे और कुछ नहीं करेंगे, सिर्फ 2 दिन लॉ पढ़ेंगे और कुछ नहीं करना है आपको।
लॉ से पहले 7 तारीख को आप एक दिन ओएमएसएम को दे दो, या तो ओएम का प्रॉपरली रिवीजन कर लो या एसएम का प्रॉपरली रिवीजन करो। एक दिन बैठो, जितना आपका एसएम का टॉपिक्स आपने कर रखा है सबको अच्छे से रिवाइज कर दो। आज रिवाइज किया हुआ 3 दिन बाद याद रहेगा। ऐसा नहीं है कि आप इतने इतने मेमोरी आपकी शॉर्ट है कि आज रिवाइज करने के बाद 3 दिन याद नहीं रहेगा। अगर आपको लगता है ऐसा भी याद नहीं रहेगा तो ओएम करके छोड़ दो। जो भी आपको लगता है 3 दिन बाद में याद रख पाऊंगा, ओएम एसएम को एक दिन देके वो पार्ट आप रिविजन करके छोड़ दो। तो लॉ से आने के बाद वो पार्ट आपको रिवाइज नहीं करना है, सिर्फ बचा हुआ पार्ट आपको रिवाइज करना है। एक दिन आप फाइनेंशियल अकाउंटिंग को देकर छोड़ दो। इस फाइनेंशियल अकाउंटिंग वाले दिन आप क्या कर सकते हो, एक बार आप पूरे के पूरे जितने आपसे हो सकते हैं इंटर लेवल वाले टॉपिक्स को रिवाइज कर लो। इंटर लेवल वाले टॉपिक्स हो जैसे हायर परचेज, इंश्योरेंस क्लेम, सिंगल एंट्री, आपका ब्रांच, डिपार्टमेंट, पार्टनरशिप, इन चैप्टर्स में से जितने चैप्टर आपके हो सके मैक्सिमम रिवाइज करके छोड़ दो। तो अगर मैं 4-5 दिन पहले रिवाइज किया हूं तो मैं भूलूंगा नहीं। मैं क्या करूंगा, जब रिवीजन करने आऊंगा एग्जाम डे से पहले पहले ये वाला लिस्ट रिवाइज कर लूंगा। ये मेरा ऑलरेडी किया हुआ, बचा कुचा जो थोड़ा बहुत करना है कर लूंगा, नहीं तो टेंशन नहीं है। ऐसे करके हर सब्जेक्ट आप एक दिन दे सकते हो, हर सब्जेक्ट आप एक दिन दे सकते हो, ताकि थोड़ा थोड़ा पोर्शन आप रिवाइज करके छोड़ सको। तो जो बड़े सब्जेक्ट है, जैसे टैक्स एक बड़ा सब्जेक्ट है, तो टैक्स का आप एक दिन पूरा दे सकते हो और एक बार जीएसटी रिवाइज करके छोड़ दो। अगर 7 डेज आपने बिफोर जीएसटी को एक बार पूरा अच्छे से देख रखा है तो एग्जाम में ऐसा नहीं होगा कि आपको जीएसटी बिना रिवाइज किए कुछ याद नहीं आएगा। आपको मोटा मोटा 80-90% बात याद रहेगा, सिर्फ 10-5% आपको देखना है जो मेक लिस्ट ऑफ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के अंदर आ भी गया। तो आप इस तरीके से क्या कर सकते हो, जो लास्ट मंथ है, जून मंथ है, 1 तारीख से 9 तारीख, उसमें एक एक दिन इंडिविजुअल सब्जेक्ट को, उस दिन और कुछ नहीं करना है, सिर्फ उस सब्जेक्ट का कुछ स्पेसिफिक पोर्शन कंप्लीट करना है, ताकि एग्जाम से पहले हमको वो सब चैप्टर्स ना देखना पड़े। और इस समय वो टॉपिक्स करना है, कौन से टॉपिक्स जो आपको लगता है एकदम सिंपल है और मैं 4-5-7 दिन याद रख सकता हूं। अगर वो करोगे ना तो वो याद भी रहेगा और उसका रिविजन का कोई टेंशन भी नहीं रहेगा, क्योंकि ऑलरेडी मैंने वो रिवाइज कर रखा है, मेरे दिमाग में है। और जो सिंगल ग्रुप दे रहा है, सिंगल ग्रुप, वो 9-8-7 3 दिन लॉ को देगा। आप थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम दो ना, आप तो एक ही ग्रुप दे रहे हो, आप एक्स्ट्रा टाइम दो। फिर 2 दिन फाइनेंशियल अकाउंटिंग को देगा, 2 दिन टैक्स को देगा, 2 दिन कॉस्ट को देगा। इस तरीके से आप अगर 8-9 दिन पहले इस तरीके से 2-2 दिन ऑलरेडी दे चुके हो हर सब्जेक्ट को, तो हर सब्जेक्ट का एक गुड पोर्शन आपने रिवाइज अच्छे से कर रखा है। आपको लॉ एग्जाम आने के बाद फाइनेंशियल अकाउंटिंग का पहले वो पोर्शन रिवाइज करना है जो आपने उन 2 दिन में नहीं किया। उसके बाद आप क्या करो, उसके बाद आप वो टॉपिक्स वापस रिवाइज करना चाहो तो कर लेना। लास्ट 9 दिन में मैं आपको बोलूंगा कोई नई चीज आपको शुरू नहीं करनी है। आपको इसी तरीके से एक एक सब्जेक्ट उठाना है और उन पर थोड़ा टाइम डिवोट करके छोड़ना है, ताकि लास्ट डे ऑफ एग्जाम में अगर कुछ रिवीजन कम भी हो तो आपका वो यहां से क्या हो जाए, यहां से कंपेंसेट हो जाए। तो जितना तेरे को पढ़ना है, जितना रिवीजन करना है, 31 मई तक कर ले। ये मेरा रिवीजन का लास्ट डेट होगा। इसके बाद मैं रिवीजन नहीं करूंगा। इसके बाद मैं जो कर लिया बस उसी को देखना है, मेरे को और कोई नया चीज देखना ही नहीं है। 31 मई तक जितना हाथ पैर मारना है मार लो। उसके बाद जो यहां किया है बस वही आपको यहां पर देखना है। आप और कोई चीज में हाथ नहीं लगाओगे, बस वही चीज आप यहां पर देखो। बात समझ में आई मेरी, मैं क्या बोल रहा हूं? क्या ये बात आप सबको क्लियर है? बहुत बच्चे मेरे से यही डाउट पूछते हैं, सर इफ वी आर गिविंग बोथ ग्रुप्स हाउ टू हैंडल द फाइनल रिविजन? दिस इज अ वे यू हैंडल योर फाइनल रिविजन। थोड़ा सा पहले करके छोड़ दो और थोड़ा सा लास्ट डे के लिए छोड़ दो। लास्ट डे के लिए लिस्ट पहले से रेडी रखो क्या पढ़ना है। अगर ये लिस्ट पहले से रेडी नहीं रखोगे तो लास्ट डे का रिवीजन कभी भी सिंक में नहीं चलेगा। कुछ भी पढ़ रहे हो, समझ में कुछ आ नहीं रहा, एग्जाम में क्या होगा पता नहीं। तो लास्ट डे मेरे को क्या रिवीजन करना है उसकी लिस्ट आपकी पूरी रेडी होनी चाहिए। मैंने फाइनेंशियल अकाउंटिंग के लिए बता दी, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की लिस्ट आप अपने हिसाब से रेडी करो। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड तो आपको देखना ही है। क्लियर? इस तरीके से अगर आप अप्रोच करते हो अपने फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड अदर सब्जेक्ट को जून 25 एग्जामिनेशन के लिए, आई एम वेरी श्योर दैट यू विल क्लियर दिस एग्जामिनेशन विद फ्लाइंग कलर्स और आपको कोई इश्यू होने वाला नहीं है। बहुत बच्चे बार बार हम लोगों को बोलते हैं सर लाइव आओ, सर लाइव आओ, सर लाइव आओ, सर रिविजन कराओ, सर रिविजन कराओ। देखो मैं आपको कुछ चीजें बोलना चाहता हूं। फाइनेंशियल अकाउंटिंग, कॉर्पोरेट अकाउंटिंग जैसे सब्जेक्ट सालों साल चेंज नहीं होते।
इंस्टीट्यूट ऐसा कुछ नया लेके भी नहीं आता उनमें सालों साल। तो बार बार सेम ही चीज को रिवीजन कराने में, सेम ही चीज को रिवीजन कराने में, सर एएस का रिवीजन वीडियोस में थोड़े क्वेश्चन बहुत डिफरेंट है। मैं वापस बोल रहा हूं यश, रिवीजन वहां से कर, क्वेश्चन सीएमए वाले बना, वो सीए सीएमए दोनों के एएस रिवीजन है। तो ऐसा नहीं है कि आपको अलग से फिर कुछ, आपको रिवीजन वहां से सुनना है, क्वेश्चन अपने बनाने हैं यश। और अगर आप थोड़े पेशेंट हो और आप थोड़ा देख सकते हो तो बहुत बढ़िया है। कोई एग्जाम में थोड़ा इधर उधर हुआ तो आप कर भी पाओगे, है ना बात। तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग जैसा सब्जेक्ट, कॉर्पोरेट अकाउंटिंग जैसा सब्जेक्ट बार बार चेंज होता नहीं है। जो चीज बार बार चेंज नहीं होता उसमें एक ही चीज रिवीजन बार बार कराना जस्ट टू गेट सब्सक्राइबर्स ऑन यूट्यूब और जस्ट टू डिवोट टाइम ऑन यूट्यूब, इट्स नॉट पॉसिबल फॉर मी बिकॉज रियली वी आर डूइंग अ लॉट मच एफर्ट्स इन आवर रेगुलर लाइफ इन टर्म्स ऑफ क्लासेस। फाउंडेशन पढ़ा रहे हैं, इंटरमीडिएट पढ़ा रहे हैं, फाइनल पढ़ा रहे हैं, सब कुछ एक साथ चलते रहता है। इट इज नॉट पॉसिबल कि हम बार बार लाइव आ सके। बट यस, जो जो ऐसे इंपॉर्टेंट डिस्कशंस होते हैं जहां पर आपको हमारी जरूरत है, जो आप खुद से नहीं कर पाओगे, वो हमारी जिम्मेदारी है कि हम आपको हर बार करवाएं। अपार्ट फ्रॉम दिस, मई के मंथ में मैं सीएमए, इंटर फाइनेंशियल अकाउंटिंग और कॉर्पोरेट अकाउंटिंग के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के वीडियो लाने वाला हूं, जो मॉक टेस्ट पेपर इंस्टीट्यूट का जो नया मॉक टेस्ट पेपर आया है उसमें है, और सीएफआर, सीएमए फाइनल सीएफआर का जो नया मॉड्यूल आया है, इंस्टीट्यूट ने दिया है वर्कबुक, उसमें जो अच्छे क्वेश्चन होंगे मैं वो बिल्कुल सॉल्व करके डालूंगा। तो वो वीडियोस आपके लिए अवेलेबल होंगे। जो नए हैं, जो रिवीजन वाला कैटेगरी है, ऑलरेडी मैंने रिवीजन करा रखा है, अगर आप रेफर करोगे ना वो बहुत इन डेप्थ है। पूरे चैप्टर का टॉपिक बाय टॉपिक हर एक बात रिवीजन कराया, फिर उसके बाद क्वेश्चन भी कराया है। तो वही चीज बार बार करवा के आई डोंट थिंक दैट एड्स वैल्यू टू यू और दैट एड वैल्यू टू माई टाइम। तो मई के मंथ में फॉर श्योर आपके लिए जितने भी न्यू क्वेश्चन इंस्टीट्यूट ने दिए हैं एमटीपी में, वो मैं कराऊंगा। जैसे अभी मैंने सीए इंटर का आरटीपी एमटीपी का एक सेशन रखा था, उनको करवाया था। आपके भी एमटीपी के क्वेश्चंस जो भी इंस्टीट्यूट ने नए दिए वो मैं कराऊंगा। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो एमटीपी के हैं वो मैं करवाऊंगा। एक क्वेश्चन जैसे एक क्वेश्चन में इंस्टीट्यूट का थोड़ा सा आंसर अलग टाइप का है, वो मैं करवाऊंगा, सो दैट आपको कोई इश्यू ना हो। अपार्ट फ्रॉम दिस, जब हमने पढ़ाई की है ना, हमने इंस्टीट्यूट का पूरा मॉड्यूल कंप्लीट किया है, हर एक क्वेश्चन हमने कंप्लीट किए हैं, हमने पूरा का पूरा पास्ट एग्जामिनेशन क्वेश्चन एमटीपी क्लास में कंप्लीट कर लिया है। तो वही चीजें बार बार करा के देयर इज नो वैल्यू एडिशन। मेरे रिवीजन वीडियोस अवेलेबल है, आप उनको देखिए, आपको दिखेगा कि सब कुछ, जो चैप्टर्स में सिर्फ क्वेश्चन जरूरी थे, सिर्फ क्वेश्चन, जिन चैप्टर में रिवीजन के साथ क्वेश्चन, उनका रिवीजन के साथ क्वेश्चन, बहुत सारे रिवीजन वीडियोस ऑलरेडी अपडेटेड। तो अभी आपको मेरी जरूरत इसके लिए है कि सर हमें स्ट्रैटेजी बनाने में हेल्प करो, रेदर देन कि सर रोज रोज लाइव आइए। तो रोहन बोल रहा है चैप्टर वाइज रिवीजन करवा दो। रोहन ऑलरेडी अपडेटेड ऑन दिस यूट्यूब, आप कर सकते हैं। धन्यवाद। दिस इज इट फॉर टुडे। आपको आज टेस्ट देना है सारे बच्चों को। जो बच्चे अभी फाइनेंशियल अकाउंटिंग में, जो बच्चे देख रहे हैं जो रजिस्टर्ड नहीं है, जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग में अभी पूरी तरीके से प्रिपेयर्ड नहीं है, वो पेपर मेरी टीम से ले सकते हैं और वो एग्जाम दे सकते हैं खुद बाद में। बट जो स्टूडेंट्स अपने हैं जिनको मैंने पढ़ाया है, उनको मैंने बता दिया था टेस्ट है ऑलरेडी, आपको अच्छे टाइम पहले कम्युनिकेटेड था, 2-3 हफ्ते पहले। आपको टेस्ट आज ही देना है और आज ही टेस्ट दे के आपको पेपर सबमिट करना है, ताकि आपका कॉपी चेक करके आपको मिले और आपको पता चले आपने कितना अच्छा स्कोर किया है। जहां जहां प्रॉब्लम हो सिर्फ उसी का रिविजन करना है, सब चीजों को रिविजन करने का दरकार नहीं है। रोहन बिल्कुल, इस वीडियो के लिंक में आपको उसका प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा। मैं टीम को बोलूंगा वो सब अपडेट कर देंगे इसी वीडियो के लिस्ट में। धन्यवाद। थैंक यू सो मच। होप दिस 1 hour 50 minute ऑफ योर्स वाज वर्थवाइल। अच्छे से पढ़ाई कीजिए, डोंट पैनिक। आपके हाथ में सिर्फ काम करना है, कर्म करना है। आप जितना कर्म करेंगे आप सिर्फ उस पर ध्यान दें, रिजल्ट के ऊपर ध्यान मत दे। रिजल्ट ना मैं कंट्रोल कर सकता हूं, ना आप कंट्रोल कर सकते हैं, कोई कंट्रोल नहीं कर सकता। हम कंट्रोल कर सकते हैं हम कितनी मेहनत करें। 12 घंटा पर डे आपका टारगेट होना चाहिए पढ़ने का। फॉर द नेक्स्ट 50 डेज 12 घंटा पर डे आपका टारगेट होना चाहिए एंड आपको बस वही अचीव करना है। अगर आप वो कर रहे हो तो बाद बाकी दूसरी चीजों के बारे में मत सोचिए। मोबाइल फोन को दूर रखिए पढ़ाई करते समय। इंस्टाग्राम, बाद बाकी दूसरी चीजें, यूट्यूब वगैरह आप सब अनइंस्टॉल कर दीजिए। जितना काम है बस उतना ही यूज कीजिए, बाद बाकी मत देखिए। जितना कम मोबाइल यूज करेंगे उतना ज्यादा पढ़ पाएंगे। और मैं 100% श्योर हूं अगर आप पढ़ेंगे तो भगवान देख रहा है, वो आपको आपका सही रिजल्ट देगा।
जो मेहनत करेगा उसी को रिजल्ट मिलेगा, जो नहीं करेगा ही और शी डज नॉट डिजर्व रिजल्ट। तो आप मेहनत कर रहे हैं तो आई एम श्योर आपको रिजल्ट मिलेगा, आप देख लीजिएगा, आपको सक्सेस जरूर दिखाई देगा। डन। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर योर टाइम, सी यू सून, बाय। मॉक टेस्ट जरूर देना यार, प्लीज देना, बाय बाय।